Affairs, and in this session we will discuss some of the article of the Hindu newspaper that are relevant for our UPSC CSC examinations and other PCS examinations. So without wasting our time, coming to the session. So there are 3 articles in this session that are related to, first article is related to our GS paper 3, that is environment. Article is ecological significance of the Andaman and Nicobar Island, and second is the gendered politics of welfare in India. It is related to GS paper 1, subsection part of the Indian society, and third is natural farming, GS paper 3, that is agriculture. So coming to the first article, it is related to Great Nicobar revives the issue of future legal rights, है ना. तो है क्या, ये आर्टिकल क्यों आ रहा है? अभी हम लोग कुछ दिन पहले भी इस आर्टिकल को डिस्कस किए हैं, शुरू में लगभग 12-15 दिन पहले. ये आर्टिकल बार बार न्यूज़ में क्यों आ रहा है? क्योंकि ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना स्टार्ट कर रही है. तो इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है अंडमान निकोबार का. अंडमान निकोबार हम लोग पढ़े हैं कि इट इज़ ए पार्ट ऑफ सुंडालैंड, और सुंडालैंड क्या है? मेजर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है. तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है और वहाँ पे आप प्रोजेक्ट डेवलप करना चाहते हैं, इसका मतलब क्या होगा? बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा, है ना. तो इसके लिए बार बार न्यूज़ में, तो इसको सिग्निफिकेंस के कारण इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं. तो है क्या? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर एमंग द वर्ल्ड्स मेजर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जो कि सुंडालैंड का पार्ट है. दोज हु आर इन ऑनलाइन, आपका एक क्वेश्चन है कि जितने भी इंडिया में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं उसका नाम कमेंट बॉक्स में डालिए, हम कल चेक करेंगे. हाँ, किसी ने डाला, लेकिन अभी हम रोज क्वेश्चन डालेंगे, है ना. इंडिया में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं सबको कमेंट बॉक्स में डालना है. तो दे एक्ट एज ए ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का काम क्या है? तो एक्ट एज ए ग्लोबल कार्बन रिजर्वायर एंड क्लाइमेट रेगुलेटर. ठीक है, जितना भी फॉरेस्ट लैंड है, क्या है? फॉरेस्ट एरिया क्या करती है? यही करती है, ग्लोबल कार्बन रिजर्वायर मतलब कार्बन सिंक की तरह काम करती है, एंड क्लाइमेट रेगुलेटर, प्लेइंग ए क्रूशियल रोल इन मैनेजिंग और मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस. डिस्पाइट दिस देयर डेवलपमेंट ट्रेजेक्टरी हैज लार्जली बीन शेप्ड बाय पॉलिसीज फ्रॉम मेनलैंड इंडिया. मतलब ये क्या है? हमारा अंडमान निकोबार वाला एरिया क्या है? मेनलैंड इंडिया से सेपरेटेड है, लेकिन जितना भी पॉलिसी वहाँ के लिए बन रही है सब मेनलैंड इंडिया में बन रहा है, मीन्स दिल्ली में बन रहा है. उसके कारण क्या है? आइलैंड का इकोलॉजी का डिस्टर्बेंस होने का चांसेस बढ़ रहा है. सो स्पेसिफिक नीड्स ऑफ आइलैंड इकोलॉजी, थोड़ा सा इस मैप के थ्रू देखते हैं क्या क्या इशू है. तो ये ग्रेट निकोबार वाला पार्ट है. नीचे हम लोग पूरा मैप देखेंगे यदि, तो ऊपर अंडमान है, नीचे निकोबार है, और निकोबार का ग्रेट निकोबार वाला पार्ट है. यहाँ पे ये जो आपको ऑरेंज कलर में दिख रहा है ना, ये ऑरेंज कलर, पूरा ऑरेंज कलर में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करने जा रही है गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. इसका मतलब आप इसको देख सकते हैं कितना सेंसिटिव है. इधर नेशनल पार्क है, दैट इज गैलेथिया नेशनल पार्क, और उसका यहाँ पे बे है, गैलेथियन बे. ठीक, तो गैलेथिया बे और नेशनल पार्क आदि दोनों, इसका मतलब क्या है? इस नेशनल पार्क पे इम्पैक्ट पड़ेगा जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होंगे. ऊपर क्या है? आपका बायोस्फीयर रिजर्व है. कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व? ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि ये गैलेथिया नेशनल पार्क पूरा बायोस्फीयर रिजर्व का ही पार्ट है. ठीक, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, और उसमें से गैलेथिया नेशनल पार्क उसका हिस्सा है. मीन्स यदि इस पूरे यहाँ से जितना भी ऑरेंज कलर में है, यदि यहाँ पे हम प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करते हैं, इसका मतलब क्या है कि सारा सेंसिटिव एरिया को कवर करेगा वो, है ना. सारा सेंसिटिव एरिया कवर करता है. इसी को वो सेपरेट करके दिखाया है. ये पूरा एरिया जो फॉरेस्टेड लैंड है ना, ये ग्रीन के क्या दिखा रहा है? ग्रीन कलर से ये फॉरेस्टेड लैंड है. ये फॉरेस्टेड लैंड को अब क्लियर करना पड़ेगा, तब यहाँ पे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट होगा. इसलिए ये एरिया अब सेंसिटिव हो गया, है ना, और ये न्यूज बार बार आ रहा है. तो क्या है प्रोजेक्ट? क्या है ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट में? क्या क्या है? तो 4 चीज डेवलप करना है गवर्नमेंट को. सबसे पहले शिपमेंट टर्मिनल है ना, मेगा शिपमेंट टर्मिनल है. वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और सिटीज है ना, वहाँ पे क्या बोलते हैं, ये सी साइड से सिटी डेवलप हो गए. 2 सिटी डेवलप करना है उसको, और सिटी मीन्स टाउनशिप डेवलप करना है. और नेक्स्ट इज पावर प्लांट, क्योंकि इतना सारा डेवलपमेंट होगा तो उसको पावर सप्लाई करने के लिए पावर प्लांट डेवलप करना पड़ेगा. तो ये 4
मेगा प्रोजेक्ट हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेवलप करना चाह रही है। तो क्या क्या है, सबसे पहले देखते हैं ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, उसका नाम है गैलेथिया बे इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, ठीक है, जो कि यहाँ पे बनेगी, ये वाला जो रेड कलर का दिख रहा है यहाँ पे उसका फ्यूचर है। एंड टाउनशिप, 2 कोस्टल सिटी बनाया जाएगा, वहाँ पे जब लोग रहेंगे तो उनको रहने के लिए कोस्टल सिटी बनाना पड़ेगा, है ना, उसको ऑपरेट करने के लिए। थर्ड इज ए पावर प्लांट, और पावर प्लांट होगा कौन सा, गैस बेस्ड पावर प्लांट और सोलर बेस्ड पावर प्लांट, है ना। तो गैस एंड सोलर पावर प्लांट कितना 450 मेगावाट एम्पियर का, ठीक। एंड एन एयरपोर्ट दैट इज कॉल्ड ग्रेट निकोबार इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इतना सारा डेवलपमेंट करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, अबाउट 30,000 हेक्टेयर्स ऑफ प्रिस्टीन फॉरेस्ट को क्लियर करना पड़ेगा। 13,000 हेक्टेयर में जो प्रिस्टीन फॉरेस्ट है जिसको अभी तक टच नहीं किया गया था उसको क्लियर करना पड़ेगा, इसलिए ये और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। तो जो राइटर हैं वो बोल रहे हैं कि इससे पहले भी क्या हुआ है इंडिया में, पहले भी केसेस हुए हैं, हम लोग थोड़ा बहुत पहले भी पढ़े थे। हाँ, न्यामगिरी हिल्स वाला हम लोग डिस्कस किए थे क्लास में, उससे पहले सरदार सरोवर डैम वाला, है ना, नर्मदा बचाओ आंदोलन, है ना, उससे पहले टहरी डैम चिपको आंदोलन, है ना, ये सब हम लोग कवर किए हैं। तो ये इन सब का वो रेफरेंस दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि अभी 2013 में ज़्यादा मतलब ये लेटेस्ट एग्जांपल दिए हैं। 2013 में क्या हुआ था न्यामगिरी हिल्स में, वहाँ पे जैसे आपको बताया था वेदांता ग्रुप जो है बॉक्साइट माइनिंग करने के लिए आई थी, है ना, उसको टेंडर दिया गया था बॉक्साइट माइनिंग करने के लिए। लेकिन वहाँ पे एक ट्राइब है जिसका नाम है डोंगरिया कोंड ट्राइब, ये है ना, इन उड़ीसा, वो उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया, है ना, डोंगरिया कोंड ट्राइब का प्रोटेस्ट चला वेदांता ग्रुप के अगेंस्ट में, और उनका कहना था कि जो प्रिस्टीन फॉरेस्ट है हमारा, वो हमारे कल्चर रिलीजन सबसे रिलेटेड है और इसको हम क्लियर होने नहीं देंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या 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 बोलते हैं गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया, कोर्ट ने क्या एक्शन लिया, वो हम लोग देखते हैं। तो न्यामगिरी हिल्स जजमेंट सर्व एज एन इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट इन द प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल एंड इकोलॉजिकल राइट्स। नेक्स्ट इज, जैसे हमने बोला कि डोंगरिया कोंड उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या था, सुप्रीम कोर्ट बोला सबसे पहले आप कहाँ जाइए, ट्राइबल एरिया में जाइए, और वहाँ जो ग्राम सभा है उससे परमिशन लीजिए, है ना। हम लोग पढ़े थे फॉरेस्ट राइट में और पॉलिटी में पढ़े होंगे, ग्राम सभा को राइट दिया गया है ना, तो ग्राम सभा से राइट लिया, तो ऑर्डर ए रेफरेंडम इन द अफेक्टेड ग्राम सभा। नेक्स्ट इज द ग्राम सभा क्या बोला, इनोनिमसली बोला कि हम क्लियर होने नहीं देंगे, मीन्स अगेंस्ट में था प्रोजेक्ट को, तो ग्राम सभा इनोनिमसली रिजेक्टेड द माइनिंग प्रोजेक्ट। एंड तो गवर्नमेंट क्या किया, सुप्रीम कोर्ट क्या किया, अपहोल्ड किया उस डिसीजन को, जो ग्राम सभा ने डिसीजन लिया था उसको अपहोल्ड किया। तो कोर्ट अपहेल्ड द अथॉरिटी ऑफ ग्राम सभा टू सेफगार्ड कम्युनिटी ट्रेडिशनल एंड कल्चरल राइट्स, आइडेंटिटी राइट्स एंड रिसोर्सेज एंड कस्टमरी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम, सबको। इसका मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट से यह पता चलता है कि ग्राम सभा को मोर पावर दिया गया है इन केस ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में, ठीक है। चलिए, तो इसका रेलिवेंस इस केस के लिए क्यों है, मतलब ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के लिए क्यों है, तो बोल रहा है ट्राइबल काउंसिल ऑफ लिटिल एंड ग्रेट निकोबार शुड बाय प्रेसिडेंट हैव द राइट टू सर्टिफाई द सेटलमेंट ऑफ फॉरेस्ट राइट अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। कहने का मतलब है कि जिस तरह से न्यामगिरी में ग्राम सभा ने क्या किया, डिस्प्यूट को सेटल किया, उसी तरह से यहाँ भी ट्राइबल एरिया है, यहाँ भी लोग ट्राइबल लोग रह रहे हैं, तो वैसे ही जिस तरह से वहाँ के ग्राम सभा को पावर दिया गया था, सेम पावर यहाँ के भी ग्राम सभा को है, और उनको पावर देना चाहिए इस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, ठीक। नेक्स्ट बोल रहा है, ए रिपोर्ट हाईलाइटेड दैट अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन फॉल्सली क्लेम दैट ट्राइबल राइट्स अंडर एफआरए वेर ऑलरेडी सेटल्ड। मतलब बोल रहा है कि फॉल्स क्लेम किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि ट्राइबल राइट को सेटल किया गया है थ्रू ग्राम सभा, है ना। लेकिन ग्राम सभा वहां का क्या बोलता है, काउंसिल काउंटर्ड, ये जो काउंसिल है ना, वहां का ट्राइबल काउंसिल, वे इस एलिगेशन को काउंटर किया है ना। बोला है कि स्टेटिंग दैट द फॉरेस्ट राइट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी वे आर नॉट प्रॉपरली आइडेंटिफाइड और सेटल्ड बिफोर अप्रूविंग द प्रोजेक्ट। मतलब जो प्रोजेक्ट अप्रूव किया गया उससे पहले हम लोग से सेटल करने के लिए नहीं हुआ, प्रॉपरली सेटल नहीं हुआ है ना, मीन्स डिस्प्यूट अभी है वहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है
कि फेल्योर ऑफ इन्वायरमेंटल लॉ, इंडिया में जितने भी इन्वायरमेंटल लॉ चल रहे हैं उसका ये फेल्योर है। किस तरह से? तो ग्रेट निकोबार केस रिफ्लेक्ट्स अ पैटर्न ऑफ इकोलॉजिकली डैमेजिंग मेगा प्रोजेक्ट, जिस तरह से पहले भी हुआ है। जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा, टेहरी डैम किस पे था, किस रिवर पे? टेहरी डैम। जो भी ऑनलाइन है सबको बताना है कि टेहरी डैम किस रिवर पे है और किस स्टेट में है। मैं उधर नहीं जा रहा, पीटे। टेहरी डैम, कोयल कारो प्रोजेक्ट एंड सरदार सरोवर डैम, इसमें से ये दोनों हम बता चुके हैं ऑलरेडी। कोयल कारो के बारे में हम नहीं बताएं, इसको हम बता देते हैं। कोयल रिवर, कोयल कारो इन झारखंड, है ना, ये झारखंड में प्रोजेक्ट था। हम लोग पढ़े हैं नॉर्थ कोयल रिवर एंड साउथ कोयल रिवर के बारे में डिस्कस किए थे, उसी का ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो मतलब एग्जाम्पल दे रहा है राइटर कि इस तरह से जो पहले भी इस प्रोजेक्ट में जो प्रोटेस्ट हुए हैं, सेम प्रोटेस्ट यहाँ होने का संभावना है। दीज प्रोजेक्ट्स ऑफन रिवील द कंसिस्टेंट फेल्योर ऑफ इन्वायरमेंटल लॉ। जितना भी ये सब प्रोजेक्ट मेजर प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है, या क्या क्या है, इन्वायरमेंटल लॉ को फेल किया है। तो अब नया कॉन्सेप्ट इमर्ज, मतलब जब जैसे ही ये प्रोजेक्ट फेल होता रहा पूरा वर्ल्ड वाइड, तो वर्ल्ड वाइड नया कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ है जिसको बोलते हैं राइट्स ऑफ नेचर। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, राइट टू लाइवलीहुड और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। वैसे ही बहुत जगह ये कॉन्सेप्ट डेवलप होना स्टार्ट हो गया है कि नेचर का भी अपना एक राइट है और वो फंडामेंटल राइट की तरह ट्रीट होना चाहिए, ठीक। तो क्या बोल रहा है, टू एड्रेस सच फेल्योर सेवरल कंट्रीज हैव अडॉप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थ जूरिस्प्रूडेंस और राइट ऑफ नेचर, है ना। अर्थ का भी अपना एक जूरिस्प्रूडेंस है। यदि मान लो अर्थ एक इंडिविजुअल होता, है ना, हमारे तुम्हारे ही साथ, उसको भी अपना राइट होता और वो भी कोर्ट में फाइट कर सकता था, है ना। तो उसी वही बोल रहा है उसका राइट क्या है। दिस लीगल फिलोसफी रिकॉग्नाइज नॉन ह्यूमन नेचुरल एंटिटीज, जो भी नॉन ह्यूमन नेचुरल एंटिटीज जैसे रिवर, माउंटेन, प्लेन्स, सब, है ना, फॉरेस्ट, सच एज सब्जेक्ट ऑफ राइट्स नॉट मेयरली एज प्रॉपर्टी। मतलब ये इनको बताया गया कि सब्जेक्ट ऑफ राइट है, प्रॉपर्टी नहीं है किसी का। नेक्स्ट इज कंट्रीज दैट हैव एम्ब्रेस्ड दिस अप्रोच इंक्लूड्स बोलिविया। ये सारे क्या हैं, साउथ अमेरिका कंट्री, बोलिविया, कोलंबिया, इक्वाडोर एंड दूसरी कंट्री है न्यूजीलैंड। इंडिया में नहीं है, नहीं अभी तक नहीं है। उसको हम लोग देखेंगे कहाँ रुका है जाके, ठीक है। इसका मतलब ये सारी कंट्री जो है नेचर्स को नेचर राइट दिए हुए है। मतलब आप वहाँ के यदि रिवर को गंदा कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं, या माउंटेन या फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, तो आपको कोर्ट में उसके राइट के हिसाब से फाइट करना पड़ेगा, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से था, तो क्रिस्टोफर स्टोन्स का एक आर्गुमेंट था। उन्होंने एक ऐसे लिखा था, उसका ऐसे का नाम था शुड ट्रीज हैव स्टैंडिंग, है ना। फॉरेस्ट के बारे में उन्होंने लिखा था, शुड ट्रीज हैव स्टैंडिंग टुवर्ड्स लीगल राइट फॉर नेचुरल ऑब्जेक्ट। उसमें क्रिस्टोफर स्टोन बोलते हैं कि इन्वायरमेंट लॉ ओनली कंसीडर डैमेज टू ह्यूमंस नॉट डैमेज टू नेचर इटसेल्फ। जितना भी इन्वायरमेंट लॉ बना है पूरे वर्ल्ड वाइड, वो क्या बोल रहा है, उसके कारण जो डैमेज होता है वो ह्यूमन के डैमेज को कोलैबोरेट करता है। मतलब यदि फॉरेस्ट को हम लोग खत्म कर रहे हैं तो उसके कारण हमें क्या डैमेज होगा, जैसे पोल्यूशन बढ़ेगा तो हमारा हेल्थ खराब होगा। हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन फॉरेस्ट का जो डैमेज हुआ है उस नेचर के बारे में बात नहीं करते हैं, ठीक। नेक्स्ट इज रिलीफ एंड कंपनसेशन आर डायरेक्टेड टू अफेक्टेड ह्यूमंस नॉट नेचुरल एंटिटीज। मतलब जो भी कंपनसेशन मिलता है, जो भी रिलीफ मिलता है, इंसान को मिल रहा है, नेचर को नहीं मिल रहा है। थर्ड बोल रहे हैं ग्रांटिंग लीगल पर्सनहुड टू नेचुरल एंटिटीज वुड अलाउ देम। यदि नेचुरल एंटिटीज को पर्सनहुड माना जाए, जैसे हमने बताया कि इंसान की तरह ट्रीट किया जाए, तो उनको क्या क्या राइट मिलेगा। हैव लीगल स्टैंडिंग इन कोर्ट, जैसे हम लोग को राइट मिला हुआ है, हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं। एंड बी डायरेक्ट बेनिफिशियरीज ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। जो भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ बनेगा उसका बेनिफिशियरी कौन होगा, नेचर भी होगा, ठीक। ही प्रपोज द क्रिएशन ऑफ गार्जियनशिप बॉडी दैट कुड रिप्रेजेंट नेचुरल एंटिटीज। अब उन्होंने उनसे जब पूछा गया कि ठीक है नेचर्स को हम एक, है ना, ह्यूमनशिप वाला आइडेंटिटी देते हैं, तो फिर उनके बिहाफ में कोर्ट में कौन फाइट करेगा। कोर्ट में तो उनके बिहाफ में फाइट करने के लिए चाहिए। तो उन्होंने बोला कि एक बॉडी बनाइए, उसका नाम होगा गार्जियनशिप बॉडी, जो नेचर के गार्जियन की तरह काम करेगा, और वो बॉडी उनके बिहाफ में कोर्ट में फाइट करेगा। समझ में आया। तो इससे रिलेटेड जब ये सब चल रहा था तो इंडिया में क्या इंप्रूवमेंट हुआ, हमने पढ़ा कि बोलिविया, है ना, और ये
इक्वेडोर, कंबोडिया, ये सब कंट्री लीगल राइट उसको गारंटेड किए ना, नेचुरल राइट गारंट किया। लेकिन इंडिया में क्या हुआ, तो इंडिया में 2017 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कुछ रिवर्स को नेचुरल राइट्स दिए, जैसे हाईकोर्ट ग्रांटेड लीगल पर्सनहुड टू गंगा एंड यमुना रिवर्स। नेक्स्ट इज गंगोत्री एंड यमुनोत्री ग्लेशियर, इन दोनों को क्या दिया उसने, पर्सनहुड का राइट्स दिया, ठीक है, जो स्टोन का आर्गुमेंट था उसके हिसाब से। लेकिन क्या हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट में जाकर रुक गया। बट दीज एंटिटीज वे आर गिवन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन थ्रू डिजिग्नेटेड ह्यूमन गार्जियंस, अल्दो द सुप्रीम कोर्ट स्टेट दिस जजमेंट। जब स्टेट हो गया तो खत्म हो गया, अभी तक इस पर कुछ जजमेंट आया नहीं है। इट इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ गार्जियनशिप रिप्रेजेंटेशन फॉर नेचुरल एंटिटीज। मतलब क्या है, उत्तराखंड हाईकोर्ट जो जजमेंट आया था वो आइडिया तो दिया है ना गार्जियनशिप एंटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए इन द कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के होल्ड करने के बाद ये अभी इंडिया में एक लीगल राइट नहीं बना है, समझे। मूविंग फॉरवर्ड, एक्सटेंडिंग द फॉरेस्ट राइट टू इंटीग्रेट द लीगल पर्सनहुड मॉडल फॉर नेचर। ये अभी भी बोला जा रहा है कि नेचर को लीगल पर्सनहुड दीजिए, है ना, मीन्स उसको नेचुरल राइट दीजिए। बट हाउएवर दिस अप्रोच रिक्वायर्स क्लियर डिफिनेशन ऑफ लीगल राइट फॉर नेचुरल एंटिटीज। मतलब वही नेचुरल राइट यदि देते हैं नेचुरल एंटिटीज को, लीगल एंटिटी देते हैं तो उसका डिफिनेशन क्या क्या होगा, कैसे कैसे देंगे, कौन उसके बिहाफ में जाएगा, है ना। यदि पेरेंटहुड बनाते हैं तो उसमें कौन कौन से लोग रहेंगे, है ना, ये सब डिफाइन करना पड़ेगा उस राइट में, है ना। क्लैरिफिकेशन ऑफ हु रिप्रेजेंट्स नेचर इन लीगल, वही नेचर को कौन रिप्रेजेंट करता है लीगल प्रोसेस में, उसके बारे में डिस्क्राइब करना पड़ेगा। एंड एस्टेब्लिश ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म फॉर गार्जियंस। इंटरनेशनल गाइडेंस, कोलंबिया का एक एग्जाम्पल दिया उसने। कोलंबिया अभी हम लोग पढ़े थे, कोलंबिया और कौन कौन सा, इक्वेडोर, ये सब कंट्री दी हुई थी, तो उसमें कोलंबिया का एक एग्जाम्पल दिया है। एट्रेटो रिवर्स केस हुआ था 2016 में। एट्रेंटो रिवर कहाँ है, कोलंबिया में। उसको क्या बोला है कि द कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ऑफ कोलंबिया रिकॉग्नाइज द एट्रेटो रिवर एज ए लीगल पर्सन। सबसे पहले वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट था उसी ने डिफाइन कर दिया कि ये रिवर को लीगल पर्सन की तरह आइडेंटिफाई किया, ठीक। इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ बायो कल्चरल राइट्स which refers to the right of ethnic and indigenous community to autonomously manage and protect their territories and natural resources। इसका मतलब क्या है, लीगल राइट यदि घोषित कर दिया, उसको पर्सनहुड का दे दिया है, तो अब उसके बाद सारा पावर आ गया। जिस तरह से हमारे पास है, हम अपना कल्चर को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम अपना रिलीजन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम अपना ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब रिवर को भी अब सारा राइट से वो अपना सारे कुछ प्रोटेक्ट कर सकती है, ठीक। द कोर्ट इस्टेब्लिश्ड ए कमीशन ऑफ गार्जियन, वही कमीशन ऑफ गार्जियन को इस्टेब्लिश किया कि उसके बिहाफ में वो कोर्ट में फाइट कर सके, रिवर के बिहाफ में कोर्ट में फाइट कर सके। समझ में आया सारा कॉन्सेप्ट। इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम इंडिजिनियस कम्युनिटी, इंश्योरिंग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन द प्रोटेक्टिंग देयर हैबिटेट। मीन्स वो जो कमीशन बनाया गया उसमें वहाँ का जो इंडिजिनियस कम्युनिटी था उसको भी पार्टिसिपेशन का मौका मिला, और वो भी अब कोर्ट में जा सकता है अपने हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक। ये था हमारा आज का डिस्कशन फर्स्ट आर्टिकल का, और अब है आपके सामने क्वेश्चन। सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हो गया, चलो तो सबसे पहले ऑप्शन 3 पे आते हैं, है ना। तो 3 पे क्या है, द ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट हैज बीन फुल्ली अप्रूव्ड आफ्टर ड्यू सेटलमेंट। ऐसा नहीं है ना, अभी एलिगेशन लगाया वहाँ का काउंसिल ने कि सेटलमेंट नहीं हुआ, तो ऑप्शन 3 बिकम्स रॉन्ग। तो 3 बिकम्स रॉन्ग, इसका मतलब 1 तो सही है। तो दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्या है, द कंसेप्ट ऑफ ग्रांटिंग लीगल पर्सनहुड टू नेचुरल एंटिटीज सच ए रिवर एंड फॉरेस्ट ओरिजिनेटेड इन इंडिया विद द स्टेट ऑफ उत्तराखंड केस। ये सही है, लेकिन अभी तक इसका ओरिजिन नहीं हुआ है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको होल्ड कर लिया है। तो अभी तो
बोल मतलब ओरिजिनेट मतलब ये अभी ये लीगल राइट अभी तो इंडिया में मिला ही नहीं ना, मतलब वो स्टार्ट किया था लेकिन अभी तक मिला नहीं है ना, रुका हुआ है। तो बोल रहा है द कंसेप्ट ऑफ ग्रांटिंग लीगल पर्सनहुड, अभी तक लीगल पर्सनहुड ग्रांट कहाँ हुआ है, नहीं हुआ है, स्टार्ट किया है लेकिन इंडिया में अभी तक ये राइट नहीं मिला है किसी को, समझ में आया? अभी तक वो राइट जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर होल्ड है, ठीक। नेचुरल सच ए रिवर फॉरेस्ट ओरिजिनेट हुआ है, मतलब ग्रांट करने का ओरिजिनेशन हुआ है लेकिन अभी ग्रांट नहीं हुआ है, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट से क्लियर नहीं होता वो ग्रांट नहीं होगा, ठीक। तो टू बिकम्स रॉन्ग का मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलो बिहार पे आते हैं थोड़ा, सबको 10-10 हज़ार रुपया मिला है बिहार में, है ना, लेडीज को मिला है, तुम्हारे गांव में बिल्कुल मिला है। जो लोग जीविका से जुड़े हुए हैं, जो लेडीज, उनके अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपया गया है ना। हाँ, तो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आप जुड़ी हुई नहीं है, जो जुड़ी हुई है उनको मिलेगा। ये बोल रही है हमें नहीं मिला है, तो मिला है कुछ सबको नहीं मिला है, कुछ लोगों को मिला है ना, तुमको छोड़ के, तो तुमको भी मिल सकता है यदि तुम लेट। हाँ बस, तो क्यों मिल रहा है? शॉपिंग के लिए नहीं मिल रहा है, वो 10-10 हज़ार रुपये जो मिला है वो सीड कैपिटल है, आपको बिजनेस करने के लिए दिया जा रहा है। तो उसी पे ये पूरा आर्गूमेंट है, ये आर्टिकल उसी पे है। अरे हाँ वो सही है, वो बोल रही होगा शॉपिंग ही। चलो आते हैं सीधे डिस्कशन पे। तो कह रहा है कि ये जो वेलफेयर स्कीम के नाम पे जो पॉलिटिक्स चल रहा है इंडिया में, वो कितना कारगर है उस पर डिस्कशन हुआ है। खास करके महिलाओं का जो एम्पावरमेंट के बारे में बात होता है वो कितना कारगर है, इस आर्टिकल में बात हो रहा है। तो क्या कह रहा है? द जेंडर्ड पॉलिटिक्स ऑफ वेलफेयर इन इंडिया। तो राइजिंग फेमिनाइजेशन ऑफ वेलफेयर पॉलिटिक्स, इसका मतलब पहले क्या हो रहा था, जितना भी वेलफेयर पॉलिटिक्स चलता था नेशनल और स्टेट लेवल पे, उस पर फीमेल को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था, लेकिन पिछले 10-15 सालों में फीमेल पे ज़्यादा फोकस किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी और स्टेट भी, ठीक है। अभी जैसे सारे स्टेट में जहाँ जहाँ इलेक्शन हुआ तो लाडली बहना योजना है ना, माई योजना, तो बहना योजना सब जगह चला है ना, झारखंड में भी चला है, अभी 2,500 रुपया सबको मिल रहा है कुछ। महाराष्ट्र में भी पूरा थीम यही था इलेक्शन का, एमपी में पूरा थीम यही था इलेक्शन का। तो इसका मतलब विमेन पार्टिसिपेशन को या विमेन फोर्स को, जो विमेन वोटर हैं उसको ज़्यादा फोकस किया जा रहा है इलेक्शन में, ठीक। तो वेलफेयर पॉलिटिक्स इन इंडिया हैज बिकम इंक्रीजिंगली जेंडर फोकस्ड विथ कैश ट्रांसफर हो रहा है, सर्विंग एज बोथ ए सोशल पॉलिसी टूल फॉर एम्पावरमेंट एंड एन इलेक्टोरल स्ट्रेटजी टू अट्रैक्ट विमेन वोटर्स। दोनों कर रहा है, मतलब एक तो पैसा दे रहा है तो चलो ठीक है, सोशल स्ट्रेटजी है चेंज लाने के लिए, एम्पावर करने के लिए, और दूसरा क्या है? इलेक्टोरल स्ट्रेटजी है वोटर को रिझाने के लिए, है ना, विमेन वोटर को खाते। तो बिहार में जो 10,000 रुपया मिला किस योजना के थ्रू मिला है? मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, है ना, बिहार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, उसके हिसाब से 10,000 रुपया मिला है एज ए सीड कैपिटल। कितने लोगों को? 75 लाख विमेन को। जोड़ते रहना घर में, कितना हुआ अब? नेक्स्ट और क्या बोल रहा है कि ये तो सीड कैपिटल था, उसके बाद आपके इंटरप्राइजेज को या तो आपके बिजनेस को और एक्सपेंड करने के लिए हम 2 लाख रुपया और देंगे। तो क्या है? अप टू 2 लाख इन एडिशनल सपोर्ट फॉर दीज एक्सपेंडिंग सक्सेसफुल इंटरप्राइजेज। जो औरत लोग यदि पैसा लगाएंगी, है ना, उनको और पैसा मिलेगा उसको एक्सपेंड करने के लिए। देख लो कोई बिजनेस है तो देख ढूंढ लो, हैं रिटर्न करने के 10,000 रुपये, रिटर्न 2 लाख में शायद इंटरेस्ट होगा, 10,000 में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस। तो सिर्फ बिहार नहीं है, जैसा कि अभी हम लोग बात किया, अदर स्टेट में भी ये सब चला है। तो कर्नाटका में क्या है? गृह लक्ष्मी, वेस्ट बंगाल लक्ष्मीर भंडार, है ना, मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एंड तेलंगाना में महालक्ष्मी योजना। ये सब चल रहा है, विमेन सेंट्रिक पॉलिसी है, ठीक है। दीज आर पावर्ड बाई, अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि डीबीटी मेथड आया था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। सब पैसा भी 10,000 रुपया किसी कैसे गया नहीं, सबके अकाउंट में गया डीबीटी के थ्रू। और डीबीटी हुआ क्यों? क्योंकि वो जनधन बैंक अकाउंट खोला गया सबका, है ना। अभी लगभग सारे महिला का जनधन बैंक अकाउंट खोला गया, और जो बैंक अकाउंट खोला गया था वो बेस्ड था जैम ट्रिनिटी पे। जैम ट्रिनिटी, वो जैम ट्रिनिटी क्या है? तो जनधन अकाउंट
आधार और मोबाइल नंबर, यही तीनों है, इसी तीनों से वो सारा ट्रांसफर हो रहा है, सारा डीबीटी प्रोसेस हो रहा है। तो इंश्योरिंग टारगेटेड डिलीवरी एंड ट्रांसपेरेंसी, मतलब ये जो जेम ट्रिनिटी वो इंश्योर करता है कि हम 10,000 रुपये भेजेंगे तो सिर्फ उसी के अकाउंट में जाएगा, दूसरे के अकाउंट में नहीं जाएगा, है ना। इसका मतलब टारगेटेड डिलीवरी हो रहा है। हम चाहेंगे कि नीरज के यहाँ जाना है तो नीरज के यहाँ जाएगा, हम नीरज को टारगेट करेंगे, नीरज के पास ही जाएगा, है ना। तो इससे हुआ क्या है, ये सब तो चल रहा है, लेकिन हुआ क्या है, तो वो बोल रहा है फाइनेंशियल इंक्लूजन विमेंस इकोनॉमिक आइडेंटिटी में क्या है, एक्सपेंशन ऑफ फाइनेंशियल एक्सेस। जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए जब सबको लगा कि हमारे पास पैसा आएगा गवर्नमेंट की तरफ से, तो क्या हुआ, फाइनेंशियल एक्सेस बढ़ गया। लोगों ने, खास करके वीमेन ने बहुत सारे अकाउंट खुलवाए। जनधन अकाउंट इंडिया में लगभग 56 करोड़ अभी तक खुल चुका है ना। तो ये सब डेटा दिया है कि एज ऑफ अगस्त 2025 56 करोड़ जनधन अकाउंट हैव बीन ओपनड, 56 करोड़, उसमें से लगभग 56% कौन है, वीमेन है, वीमेन के अकाउंट है, लगभग 56%, मीन्स आधा से ज़्यादा अकाउंट वीमेन का खोला गया है। तो आधा से ज़्यादा अकाउंट वीमेन का क्यों खोला गया है, उसका कारण है कि वीमेन को जो भी डीबीटी से ट्रांसफर होगा, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो भी बेनिफिट मिलेगा उसको अपने अकाउंट में आना चाहिए, इसीलिए खोला गया था। एज पर वर्ल्ड बैंक ग्लोबल फिंडेक्स डेटाबेस, उसके हिसाब से क्या है कि 54% ऑफ इंडियन वीमेन ओपन देयर फर्स्ट बैंक अकाउंट टू रिसीव गवर्नमेंट बेनिफिट। मतलब ऐसे लोग हैं इंडिया में वीमेन का जिसके पास पहले बैंक अकाउंट नहीं था, लेकिन 54% वीमेन जो है सिर्फ इसलिए बैंक अकाउंट खुलवाया क्योंकि उनको गवर्नमेंट का बेनिफिट चाहिए था। और वो क्या बोला, दूसरा डेटा क्या दिया, 89% ऑफ इंडियन वुमेन नाउ हैव ए बैंक अकाउंट एबव द ग्लोबल एवरेज ऑफ 77%। मीन्स जनधन अकाउंट आने के बाद क्या हुआ, ग्लोबल एवरेज, मतलब वीमेन का अकाउंट पूरा ग्लोबल एवरेज कितना है 77%, लेकिन इंडिया में कितना है 89%। मीन्स इस पर्सपेक्टिव में इंडिया बहुत आगे चल रहा है ना ग्लोबल एवरेज। इंडिया हैज अचीव्ड ए मेजर माइलस्टोन फॉर फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड वुमेन एज ए इकोनॉमिक एक्टर्स विद ए फाइनेंशियल आइडेंटिटी। तो ये वही डेटा है हम लोग उठा, है ना, बड़ा बड़ा। तो ग्लोबल एवरेज 77%। चलो परसिस्टेंट चैलेंज क्या है, लेकिन अब जो बड़ा बड़ा बात किया है उसका हवा निकलने वाला है ना। तो पहला है कि डोरमेंट अकाउंट एंड लिमिटेड यूज। बोला कि जितना भी अकाउंट खुला है जनधन में, जनधन के थ्रू, उसमें ढेर सारे अकाउंट डोरमेंट है। मतलब बहुत सारी औरत तो दोबारा अकाउंट देखने भी नहीं उसमें पैसा आया है या नहीं आया है ना, या तो जमा भी नहीं किया है तो निकाली भी नहीं। तो डोरमेंट है। डिस्पाइट नियर यूनिवर्सल अकाउंट ऑनरशिप 20% ऑफ वुमेन अकाउंट रिमेन डोरमेंट। ठीक है, क्यों, तो बिकॉज ऑफ लो इनकम और इनसफिशियंट फंड। बहुत सारे वुमेन के पास पैसा नहीं है, अकाउंट तो खुल गया लेकिन उसमें पैसा ही नहीं है तो देखने भी नहीं गई। ठीक है, न डालने गई ना निकालने गई, जब पैसा ही नहीं है तो। लिमिटेड परसिव्ड नीड फॉर बैंकिंग, जिसके पास कम पैसा है वो जो भी कमाता अपने घर में रखता है तो उसको नीड भी नहीं है बैंक का कि कौन जाएगा लफड़ा, उसको जमा करो फिर समय आएगा तो निकालो, उसे घर में रखो। उतना पैसा ही नहीं, अपने पास कौन सा करोड़ रुपया है ना, 5-7 हज़ार रुपया है तो घर में रहेगा। और क्या, डिस्कम्फर्ट और इनएक्सपीरियंस इन डीलिंग विद द फॉर्मल फाइनेंस। बहुत सारे वीमेन को जो क्योंकि एजुकेटेड नहीं है तो उनको अनुभव नहीं है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से डील कैसे किया जाए, तो है ना, एक्सपर्ट नहीं है और नॉलेज नहीं है तो वो जाने से भी कतराती हैं। और क्या, रूरल एंड सेमी अर्बन वीमेन फेस एडिशनल बैरियर्स। कुछ जो रूरल एरिया में जो वीमेन रहती है उसका अलग से बैरियर है। क्या है, तो डिस्टेंस फ्रॉम द बैंक ब्रांच, जाना भी चाहती है तो बहुत दूर है बैंक ब्रांच। और पुअर डिजिटल एक्सेस और लिटरेसी, वही उनको पता नहीं है डिजिटल एक्सेस है नहीं, लिटरेसी नहीं है। वीमेन प्राइमरली यूज अकाउंट ओनली टू विड्रॉ डीबीटी फंड। अब समझ में आया कि मतलब अपने अकाउंट सिर्फ इसलिए यूज कर रही है कि जो भी गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आएगा उसको पैसा निकालना है, डालना नहीं है उसमें, है ना, पैसा डालना नहीं है। बहुत लोगों को, अब जैसे अभी हम गांव में आते हैं कुछ लोग तो ऐसे ही बोलते हैं कि पैसा अकाउंट में डालोगे तो सरकार ले लेगी तुम्हारा पैसा। हमको कुछ लोगों को समझाना पड़ेगा यार पैसा गवर्नमेंट नहीं लेती, तुम्हारे अकाउंट से नहीं लेगी, है ना, गवर्नमेंट को तुम्हारा 2-4 रुपये से कुछ नहीं होने वाला है। तो उस डर से भी अकाउंट में नहीं डालते हैं बहुत लोग। सेविंग क्रेडिट पेमेंट एक्टिविटी रिमेन मिनिमल। और क्या बोला, डिजिटल डिविडेंड डिवाइड एंड सोशल बैरियर्स। डिजिटल डिवाइड क्या है, तो वही रूरल एरिया में लोग लिटरेट नहीं है तो जेंडर गैप इन डिजिटल एक्सेस, वीमेन आर 90% लेस लाइकली टू ऑन मोबाइल फोन्स। मतलब मेन के पास ज़्यादा मोबाइल फ़ोन रहता है, वीमेन के पास कम रहता है।
उसके बारे में बात कर रहा है। बैरियर्स इंक्लूड और क्या, हाई कॉस्ट ऑफ फोन्स एंड डेटा, शेयर्ड एक्सेस विद फैमिली मेंबर्स। यदि फोन है तो पूरा फैमिली मेंबर उसको शेयर कर रहे हैं, जिसके कारण क्या है, यदि सारा फैमिली मेंबर एक ही मोबाइल को, स्मार्टफोन को शेयर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब प्रिवेसी नहीं है ना, प्रिवेसी नहीं है। हाँ, फियर ऑफ साइबर फ्रॉड एंड रिस्ट्रिक्टिव सोशल नॉर्म्स। बहुत सारे घर में सोशल नॉर्म्स है कि आप फोन यूज नहीं कर सकते हैं, है ना, तो रिस्ट्रिक्टिव नॉर्म्स है। उसका क्या, उसका खामियाजा क्या है, कॉन्सिक्वेंटली मेनी वीमेन रिलाई ऑन मेल रिलेटिव्स फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। यदि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करना है, पैसा भी निकालना है, तो किसी एक आदमी को बोलेगा मेल जो है घर में का आप निकाल आइए, या तो साथ में लेकर चलिए हम। फ्रॉम एक्सेस टू एजेंसी, अब बात कर रहा है कि एक्सेस है लेकिन एक्सेस होते भी एक्सेसिबल नहीं है, तो उसको मूव करना है आगे की ओर। कैसे, तो मूविंग बियॉन्ड कैश ट्रांसफर। बोल रहा है गवर्नमेंट जो कैश ट्रांसफर कर रही है उससे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, सिर्फ कैश ट्रांसफर करके आप एम्पावर नहीं कर सकते हैं वीमेन को। तो इंडियाज प्रोग्रेस इन फाइनेंशियल इंक्लूजन हैज नॉट फुल्ली ट्रांसलेटेड इनटू इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कब होगा, आप पैसा ट्रांसफर कर देने का किसी अकाउंट में, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का पॉलिसी नहीं है। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कब होगा, जब वीमेन पार्टिसिपेट करेगी इकोनॉमिक एक्टिविटी में, है ना, किसी भी तरह की एक्टिविटी में, तब एम्पावरमेंट होगा। ये नहीं कि हम उसको पैसा 10,000 रुपया दे दिया, आप तुम खर्च उर्च करके बैठे रहो घर में, फिर से आएगा फिर खर्च करना, ठीक। फॉर इनिशिएटिव लाइक बिहार टू सक्सीड, कैश ट्रांसफर मस्ट बी सपोर्टेड बाय लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन दैट बिल्ड कैपेबिलिटी, कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस। मतलब आज पैसा दे रहे हैं तो इसका मतलब लॉन्ग टर्म आपको इंटरवेंशन करना पड़ेगा। जैसे बिहार गवर्नमेंट कह रही है, अब कितना करेगी पता नहीं, कि 2 लाख रुपया और देंगे आपका इंटरप्राइजेज को और एक्सपेंड करने के लिए। यदि ये कर पाती है तब सही में वीमेन का एम्पावरमेंट होगा, क्योंकि वीमेन का पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमी विल इंक्रीज, है ना। स्टेप्स टुवर्ड्स जेन्युइन एम्पावरमेंट, तो क्या बोल रहा है, स्ट्रेंथन एसेट ओनरशिप। यदि जेन्युइन एम्पावरमेंट करना है वीमेन को तो एसेट पे ओनरशिप स्ट्रेंथन कीजिए पहले। जैसे लैंड है तो लैंड ओनरशिप दीजिए वीमेन को, है ना। प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी ओनरशिप दीजिए वीमेन को। इंटरप्राइजेज है आपका, मतलब आपका बिजनेस चल रहा है तो बिजनेस में ओनरशिप दीजिए उसको। ये रियलिटी में क्या होगा, उसका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होगा। तो बोल रहा है सिक्योर प्रॉपर्टी राइट एंड ज्वाइंट लैंड टाइटल्स, जो हमने अभी डिस्कस किया। रियल एम्पावरमेंट रिक्वायर्स गिविंग वीमेन कंट्रोल ओवर प्रोडक्टिव एसेट्स लाइक पार्टिसिपेशन एंड क्रेडिट एक्सेस एंड मार्केट, देखो डाल दिया गलत, एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ, है ना, एंटरप्रेन्योरियल कर लेना। चलो, इनहेंसिंग डिजिटल एक्सेस, और क्या बोल रहा है, डिजिटल एक्सेस को भी इनहेंस कीजिए, मतलब डिजिटल लिटरेसी को भी बढ़ाइए। तो प्रोवाइड सब्सिडाइड स्मार्टफोन एंड अफोर्डेबल डेटा प्लान्स, वीमेन को स्मार्टफोन भी प्रोवाइड कीजिए, डेटा प्लान सब्सिडाइज कीजिए, थोड़ा कम कीजिए, है ना, हाँ, और महंगा कर दिया उसको कम कीजिए, ताकि वीमेन थोड़ा डिजिटली लिटरेट हो सके और वो फाइनेंशियल एक्टिविटी कर सके फ़ोन से भी, है ना। डिजिटल पेमेंट विदाउट रिलायंस ऑन शेयर्ड डिवाइसेस, शेयर डिवाइसेस पे रिलायंस उसका नहीं हो, जो घर में एक ही मोबाइल को शेयर कर रहे हैं उस पर, उससे रिलायंस घटे, है ना, और डिजिटल एक्सेस बढ़ सके वीमेन को। बिल्डिंग ट्रस्ट एंड लोकल सपोर्ट नेटवर्क, तो क्रिएट कम्युनिटी बेस्ड कॉन्फिडेंस नेटवर्क लाइक डिजिटल बैंकिंग सखीज, यानी कम्युनिटी बेस्ड कुछ, मतलब जैसे अभी SHO चलता है ना, SHO चल, हाँ, तो SHO जो चलता है हमारे गांव में वैसे ही चलाइए बैंकिंग सखी के नाम से, जो ताकि वो ट्रेंड कर सके कुछ लोगों को, कुछ औरतों को। एंड ट्रस्टेड व्हाट्सएप UPI ग्रुप फॉर इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड म्यूचुअल हेल्प, एक ग्रुप बनाइए सखी का, ताकि वो, है ना, ट्रस्टेड हो, मतलब और सबको शेयर करे अपना नॉलेज। एक्सपेंड द नंबर ऑफ फीमेल बैंकिंग एजेंट्स, करेंटली लेस देन 10% ऑफ 1.3 मिलियन कॉरेस्पॉन्डेंट। बोल रहा है कि जितना भी बैंकिंग एजेंट है, अभी हम लोग बैंक जाते हैं तो बैंक में जो एजेंट मिलते हैं, है ना, जैसे बैंक मित्रा, इस टाइप का, वो सब लगभग मेल हैं। तो बोल रहा है कि वहाँ पे फीमेल को बढ़ाइए, ताकि फीमेल यदि बैंक जाती है तो ऑकवर्ड फील ना हो कि हमको मेल से बात करें या ना करें। यदि उसको फीमेल रहेगी तो फीमेल से वो बात कर सकती है, सारा कुछ उससे पूछ सकती है। चलो, बेस्ड ऑन दिस डिस्कशन नाउ इट्स योर टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।
करें, हो गया। चलो डायरेक्ट 4 पे आते हैं। अर्चना बोलिए 4, तो 4 पे ही आते हैं पहले। तो बोल रहे हैं वीमेन इंडिया आर मोर लाइकली देन मेन टू ओन मोबाइल फोन। ऐसा है, वीमेन के पास मोबाइल फोन ज़्यादा कहाँ है ना? तो ये तो ऑप्शन 4 गलत हो गया। तो 4 कैंसिल, मीन्स 1 और 2 तो करेक्ट है। अब हमको तीसरा देखना है कि तीसरा सही है कि नहीं। तो थर्ड इज ओवर हाफ ऑफ इंडिया जनधन अकाउंट होल्डर्स आर वीमेन एट अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ दीज अकाउंट्स रिमेन डोरमेंट। ये तो सही है ना? इसका मतलब 1, 2, 3 सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट इज नेचुरल फार्मिंग गेन्स ट्रैक्शन इन हिमाचल। तो नेचुरल फार्मिंग सब दिन न्यूज में रहेगा अभी बहुत दिनों तक, जब तक एग्रीकल्चर चलता रहेगा, है ना? तो और हाँ इशू रहेगा क्लाइमेट वाला, सॉइल डिग्रेडेशन वाला, केमिकल फर्टिलाइजर का इशू जब तक रहेगा, ये नेचुरल ये चलता रहेगा। इसलिए हमारे लिए, हमारे यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है टॉपिक, ऑलरेडी पूछा हुआ है। ठीक, तो नेचुरल फार्मिंग है क्या? सीधे जान लो कि आज से 2000 साल पहले या तो 1500 साल पहले या तो 200-300 साल पहले अपने गांव में, 200-300 नहीं, आदि बहुत गांव से बिलोंग करते हो, पूरा गांव वाला विलेज से, एरिया से, तो 60 साल पहले जो गांव में खेती होता था वो नेचुरल फार्मिंग था। 60-70 साल पहले जो हो रहा था वो सब नेचुरल फार्मिंग था। क्यों? क्योंकि बाहर का कुछ भी यूज नहीं होता था, नेचुरल इम्प्लीमेंट घर का होता था, हल कुदाल सब घर का, है ना? मतलब इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं था, ना फर्टिलाइजर में इन्वेस्टमेंट, ना इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट, कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं था, है ना? तो इसका मतलब क्या है कि जो खेती थी वो 0 बजट था, उसमें बजट लगाने की जरूरत नहीं पड़ गई थी। ठीक, तो वो नेचुरल फार्मिंग हो रहा था। सेम चीज़ है, उसी को अब वही रिपीट होगा। मतलब जो हम लोग 50-60-70 साल 80 साल पहले कर रहे थे उसको अब प्रमोट किया जा रहा है। ठीक, तो नेचुरल फार्मिंग क्या है? इज अ केमिकल फ्री ट्रेडिशनल एंड सस्टेनेबल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। यही है, सस्टेनेबल है। सस्टेनेबल है इसीलिए 10,000 साल से 15,000 साल से एग्रीकल्चर हो रहा है, अदरवाइज सॉइल डिग्रेडेशन हो गया होता। क्योंकि हम लोग 50-60 साल में 70 साल में जो डिग्रेड किए हैं सॉइल को, 10,000 5,000 साल में क्या होता समझ लो, है ना? इट अवॉइड्स द यूज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड इनपुट्स एंड मॉडर्न इक्विपमेंट्स रिलाइंग इंस्टेड नेचुरल इकोलॉजिकल प्रोसेस। जो हमने पहले बताया, मॉडर्न इक्विपमेंट भी यूज नहीं करना है, ना मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करना है। ठीक, द कंसेप्ट वाज पायनियर्ड बाय मासानोबु फुकुओका। ये कौन है? जापान का एक साइंटिस्ट है, उनके द्वारा ये दिया गया था आइडिया। आइडिया क्या दिया गया था? आइडिया हम लोग के पास भी था, हम लोग शिफ्ट कर रहे थे सिर्फ, है ना? लेकिन उन्होंने बोला कि हाँ, तो एक जापानीज फार्मर एंड फिलोसफर ही इंट्रोड्यूस्ड दिस अप्रोच इन 1975। उन्होंने एक बुक लिखा था द वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन, है ना? द मेथड इज ऑल्सो नोन एज द फुकुओका मेथड और डू नथिंग फार्मिंग। डू नथिंग फार्मिंग मीन्स व्हाट? मैं वही इक्विपमेंट में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा जैसे पहले खेती कर रहे थे चुपचाप खेती कीजिए। तो उसका कुछ कुछ कंपोनेंट है नेचुरल फार्मिंग का, थोड़ा ये देख लेते हैं कंपोनेंट क्या है। तो सबसे पहले बीजामृत। बीजामृत मीन्स जो हम लोग अभी सर्टिफाइड बीज, सर्टिफाइड सीड या मार्केट सीड पे डिपेंडेंट है, उसको वो सब करने की जरूरत नहीं। हमारे घर में जो बीज होता है, जब पहले करते थे हम लोग यूज ट्रेडिशनली, उसको यूज कीजिए। तो द प्रोसेस इंक्लूड ट्रीटमेंट ऑफ सीड यूजिंग काउ डंग, यूरिन एंड लाइम बेस्ड फॉर्मुलेशन। जो भी सीड है, जो ट्रेडिशनल सीड है, उसको आप वो प्रोसेस कर रहा है किसमें? काउ डंग में मिलाकर, ठीक है, ताकि उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। नेक्स्ट है जीवामृत। जीवामृत क्या है? प्रोसेस इनहेंसेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल यूजिंग काउ यूरिन, डंग, फ्लोर और पल्सेस एंड जैगरी। क्यों काउ फ्लोर, काउ डंग, फ्लोर, जैगरी सब खेतों में क्यों डालना है? क्या? सॉइल का फर्टिलिटी कैसे इंक्रीज होगा? क्योंकि सॉइल बायोडाइवर्सिटी बढ़ जाएगा। जो कीड़े मकोड़े हैं जो बायोडाइवर्सिटी बढ़ाते हैं सॉइल में, वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, मतलब उसी का जीव का बात कर रहा है ना, जीवामृत। नेक्स्ट बोल रहा है वापासा। वापासा क्या है? द प्रोसेस इन्वॉल्व्स एक्टिवेटिंग अर्थवॉर्म्स इन द सॉइल। वही जीवामृत से अर्थवॉर्म क्या होगा? और इंक्रीज होगा, और जब अर्थवॉर्म इंक्रीज होगा तो क्या होगा? सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ेगा। मल्चिंग। मल्चिंग क्या है? हम लोग पढ़े हैं ज्योग्राफी। मल्चिंग क्या होता है? जब किसी सॉइल को ढक देते हैं स्ट्रो से, है ना, नेचुरल स्ट्रो से ढकते हैं ताकि उसका इरोजन ना हो सके। ठीक, तो सेम चीज है। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग माइक्रो क्लाइमेट
यूजिंग डिफरेंट मल्चेज विद ट्रीज, क्रॉप्स, बायोमास टू कंजर्व सॉइल मॉइस्चर। एक तो इरोजन नहीं होगा, ऊपर से यदि इसको ढक दोगे तो सॉइल मॉइस्चर जो है वो रेडिएशन, सोलर रेडिएशन के कारण क्या होगा, मॉइस्चर वेपराइज नहीं होगा, तो सॉइल में मॉइस्चर बना हुआ रहेगा हर समय, सूखेगा नहीं सॉइल पूरा, ठीक। और लास्ट में है प्लांट प्रोटेक्शन। क्या करता है, द प्रोसेस इन्वॉल्व्स स्प्रेइंग ऑफ बायोलॉजिकल कंकॉक्शन, मतलब यदि किसी प्लांट में यदि डिजीज हो रहा है तो बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड यूज कीजिए, केमिकल पेस्टिसाइड यूज करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया, इसके कंपोनेंट थे सारे। फटाफट करते हैं, इतना समझ में आ गया तो नेचुरल फार्मिंग हम लोग देख लिए। तो सिमिलरिटी क्या है बिटवीन ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड नेचुरल फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी सारे कंपोनेंट ऑफ नेचुरल फार्मिंग यूज होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में बाहर से कुछ ऐड किया जाता है, जैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है ना, बायो फर्टिलाइजर्स, जिस तरह से जैसे मैन्योर, ये सब बाहर से यूज किया जाता है, इक्विपमेंट बाहर से यूज किए सकते हैं। लेकिन नेचुरल फार्मिंग में जीरो बजट होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग जीरो बजट नहीं होता है ना। तो ये सब सिमिलरिटी है, कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं। बोथ आर नॉन केमिकल सिस्टम, नॉन केमिकल तो सब में मतलब केमिकल फर्टिलाइजर दोनों में यूज नहीं होगा। नेक्स्ट इज बोथ एम्फेसाइज डाइवर्सिटी इन क्रॉप्स टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, मतलब दोनों बोलता है कि सिर्फ एक तरह का क्रॉप नहीं उगाना है, मोनोक्रॉपिंग नहीं होना चाहिए, मल्टी क्रॉपिंग होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट बोल रहा है बोथ रिलाई ऑन फार्म बायोमास मैनेजमेंट, मीन्स खेत में बायोमास मैनेजमेंट होना चाहिए, बायोमास को बाहर नहीं लाना है ना, उसको जलाना नहीं है। नेक्स्ट बोथ प्रमोट बायोलॉजिकल न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, सेम चीज बात, रिसाइकलिंग मतलब क्या है, वही न्यूट्रिएंट को यदि आप लिए हैं तो फिर न्यूट्रिएंट को उसमें जाने दीजिए, है ना, सॉइल में ही जाने दीजिए। बोथ इनकरेज क्रॉप रोटेशन, मल्टीपल क्रॉपिंग, ये सब ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। बोथ एम टू क्रिएट अ सेल्फ सस्टेनिंग एंड इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का दोनों बात करता है। लेकिन डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहले अलाउ द यूज ऑफ फार्म ऑर्गेनिक एंड बायोलॉजिकल इनपुट। ऑफ फार्म मीन्स फार्म से बाहर हम लोग बाहर खरीद के लाएंगे और फार्म में यूज करेंगे, ऑर्गेनिक इनपुट भी होगा और बायोलॉजिकल इनपुट भी होगा। नेक्स्ट बोल रहा है परमिट्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स करेक्शन यूजिंग नेचुरली डेराइव्ड मिनरल्स। इसका मतलब क्या है, मिनरल्स का भी यूज करेगा वो, सिर्फ केमिकल का यूज नहीं करके बाहर का सब कुछ यूज कर रहा है, ठीक है। एंड हैज अ वेल एस्टेब्लिश्ड ग्लोबल मार्केट, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्योंकि थोड़ा ज़्यादा आसान है इसलिए इसका एक ग्लोबल मार्केट बन चुका है। इसमें क्या बोल रहा है, नो एक्सटर्नल इनपुट्स आर यूज्ड, जैसे हम लोग देखें उसके जगह पे क्या हो रहा है, जीव मित्र, बीज मित्र एंड घानजीव मित्र। ये क्या है घानजीव मित्र, और वही देसी काउ प्रोडक्ट है ना, देसी काउ का जो डंग है वो जो हम लोग जमीन में सॉइल में डाल रहे थे उसके साथ जैगरी उगरी डाल रहे थे उसको बोलते हैं, ठीक है। एलोंग विद बायोमास रिसाइकलिंग थ्रू मल्चिंग एंड आर प्रैक्टिस्ड। नेक्स्ट बोल रहा है यूज ऑफ कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और मिनरल बेस्ड इनपुट इज नॉट परमिटेड। इसमें क्या है, कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं क्योंकि वो बायो कंपोस्ट है, लेकिन इसमें नहीं डाल सकते हैं, समझ गया। एंड इट इज ए डेवलपिंग अप्रोच विद इमर्जिंग मार्केट, अभी डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए, तो सबसे पहले तो हम लोग फर्टिलाइजर सब्सिडी दिए हुए हैं पूरे है ना फार्मर्स को, जैसे कि यूरिया का पैकेट देखा होगा गांव में आता है ना, उस पर लगभग 50% सब्सिडी रहता है, लगभग उससे ज़्यादा। तो वो सब्सिडी का बर्डन गवर्नमेंट पे आ रही है। ऊपर से फर्टिलाइजर हम लोग कुछ जैसे डीएपी है ना, वो इंडिया में नहीं बनता, हम लोग बहुत इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट का बर्डन है। तो ये सब सारे बर्डन कम हो सकते हैं यदि हम नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिस को, हाँ तो क्या होगा, रिडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी बर्डन। इंडियन फर्टिलाइजर सब्सिडी विच रीच अराउंड 1.3 ट्रिलियन इन 2021-22 है ना, लगभग 1.3 ट्रिलियन पहुंच चुका है। तो ये सब्सिडी बर्डन घट सकता है। इनहेंसिंग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इनकम, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं उसका इनकम इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है उनके पास उतने पैसे नहीं हैं जो इन्वेस्ट कर सके अपने खेतों में, है ना, तो उनके पास कम पैसा है, तो नेचुरल फार्मिंग उनके लिए ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, जीरो बजट है। रिड्यूस्ड डिपेंडेंस ऑन क्रेडिट, सेम बोल रहा है कि सर्वे ऑफ 260 फार्म हाउस होल्ड इंडिकेट दैट नेचुरल फार्मिंग लोअर्स रिलायंस ऑन लोन्स। लोन्स की जरूरत क्या है, क्योंकि इक्विपमेंट आपको यूज ही नहीं करना है बाहर का, है ना, तो उसके कारण क्या होगा, क्रेडिट डिपेंडेंस घट जाएगा फार्मर्स का। मोर फ्लेक्सिबल देन ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग से ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। उसका कारण है कि सारा इनपुट आपके खेत में है, आपको कहीं से लाना नहीं है ना।
तो अनलाइक ऑर्गेनिक फार्मिंग विच एम्फेसाइज सर्टिफिकेशन, नेचुरल फार्मिंग इज ग्रेजुअल एंड फ्लेक्सिबल प्रोसेस मेकिंग इट इजियर फॉर अ स्मॉल फार्मर टू एडोप्ट। और ऑलरेडी ट्रेडिशनली हम लोग करते आ रहे हैं तो ज़्यादा ईजी एडोप्ट करना है ना। बेनिफिट फॉर कंज्यूमर, तो कंज्यूमर के लिए बेनिफिट है, उसका जो प्रोडक्ट होगा वो केमिकल फ्री होगा, जो भी ग्रेन्स आएंगे केमिकल फ्री आएंगे, केमिकल फ्री आएंगे इसका मतलब हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिट है। तो वही बोल रहा है कि केमिकल रेजिड इन कन्वेंशनल प्रोड्यूस आर ए कंसर्न फॉर कंज्यूमर्स। जैसे हम लोग देखते हैं पंजाब में कैंसर का डिजीज बढ़ता जा रहा है ना, पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, उसका कारण क्या है, केमिकल प्रोड्यूस है ना। इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ एडवांटेज, सब सॉइल हेल्थ का इम्प्रूवमेंट, उसका फर्टिलिटी में इम्प्रूवमेंट, प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट, सब जगह इम्प्रूवमेंट, ठीक। सॉइल बायोडाइवर्सिटी सब जगह इंप्रूव करेगा। रिडक्शन ऑफ ओशियन एसिडिफिकेशन, क्यों, क्योंकि जो भी हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं वो रन ऑफ द रिवर और रन ऑफ द वाटर के हिसाब के थ्रू वो क्या जा रहा है, ओशियन में जा रहा है। ओशियन में जाने से क्या होगा, उसका एसिडिफिकेशन बढ़ रहा है ना, तो उस पर भी कंट्रोल होगा क्योंकि हम लोग केमिकल यूज करना बंद कर देंगे। एंड हेल्थ बेनिफिट्स, लिमिटिंग एक्सपोजर टू हार्मफुल केमिकल्स, इंप्रूव फार्मर्स हेल्थ एंड लोअर द रिस्क ऑफ कार्सिनोजेनिक डिजीज, मीन्स कैंसर वाला जो डिजीज हो रहा है। चैलेंज क्या है एडॉप्शन में, ये तो समझ में आया बेनिफिट है, लेकिन चैलेंज क्या है, तो लैक ऑफ अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग है ना। नेक्स्ट, इनसफिशिएंट बजटरी सपोर्ट, गवर्नमेंट नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर रिसीव्स ओनली 0.8% बजट, तो बहुत कम है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन क्रॉप प्रोटेक्शन इंडस्ट्री, तो इंडियाज 18,000 करोड़ क्रॉप प्रोटेक्शन इन सेक्टर में फेस सिग्निफिकेंट लॉसेस थ्रेटनिंग द एग्जिस्टिंग बिजनेस इकोसिस्टम। मत समझ रहे हो, फैक्ट्री जो है उसका बिजनेस ठप ना हो, इसके कारण ये इशू हो रहा है। लैक ऑफ डेडिकेटेड सप्लाई चेन, नेचुरल फार्मिंग का अलग से सप्लाई चेन नहीं है, मतलब कहाँ मिक्स होगा किसी को नहीं पता। मान लो नेचुरल फार्मिंग किए, आपका वो जो प्रोड्यूस है उसमें केमिकल नहीं है, तो आपको सेग्रीगेट करके बेचना पड़ेगा मार्केट में, है ना, तो उसके लिए डेडिकेटेड सप्लाई चेन बनाना पड़ेगा। तो ये बोला नेचुरल फार्मिंग प्रोड्यूस ऑफन लैक्स प्रॉपर सप्लाई चेन्स एंड सर्टिफिकेशन मेकिंग मार्केट डिफरेंशिएशन डिफिकल्ट। मार्केट में डिफरेंस तुम देख कर किसे डिफरेंशिएट करोगे कि ये जो हम लोग चावल राइस खरीद रहे हैं ये नेचुरल फार्मिंग से बना हुआ है, केमिकल फर्टिलाइजर से बना हुआ है, ठीक, उसके लिए सर्टिफिकेशन की जरूरत है। एंड कंसर्न्स अबाउट लोअर इल्ड, सबसे बड़ा इशू ये है कि जैसे ही नेचुरल फार्मिंग हम लोग करने लगेंगे तो इल्ड घट जाता है। जैसे अभी मान लो 1 हेक्टेयर में है ना, ये व्हीट का प्रोडक्शन मान के चलो कि कितना 4 से 16 मतलब 1.5 टन होता होगा, या तो जितना भी है उस हिसाब से केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना बंद करते हैं तो प्रोडक्टिविटी घट जाएगा, मतलब लोअर यील्ड होगा। लोअर यील्ड होगा तो क्या होगा, किसान को घाटा होने लगेगा। सेम फील्ड पे वो ज़्यादा पैसा कमा रहा है फिर कम कमाएगा। देयर इज ए परसेप्शन दैट नेचुरल फार्मिंग रिजल्ट इन लोअर क्रॉप यील्ड, और दूसरा क्रॉप यील्ड जब लोअर होगा तो दूसरा क्या होगा, फूड सिक्योरिटी इशू होने लगेगा। अभी हम लोग प्राइस भी इंक्रीज होगा, और अभी क्या है कि हम लोग सफिशियंट है ग्रेन प्रोडक्शन में इंडिया में, लेकिन जब यील्ड होगा कम तो क्या होगा, ग्रेन प्रोडक्शन कम जाएगा, और जब ग्रेन प्रोडक्शन कम होगा तो हम लोग साथ इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी बढ़ जाएगा, है ना, वो सब इशू। तो स्टेप्स टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग, तो बैलेंस प्रमोशन अप्रोच क्या है, पॉलिसी मेकर शुड अवॉइड अब्रप्ट बैंस ऑन केमिकल। जैसे इनका क्या कहना है कि कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है कि केमिकल फर्टिलाइजर पे अब्रप्ट बैन कर देती है, बैन है, तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है, अब्रप्ट बैन मत कीजिए, वो धीरे धीरे प्रोसेस में लाइए, उसका ट्रांजिशन स्लो होना चाहिए, ठीक है। अवेयरनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, कैंपेन के थ्रू सबको एंगेज कीजिए, फार्मर्स को एंगेज कीजिए और सबको अवेयर कीजिए कि नेचुरल फार्मिंग है क्या। जैसे द आंध्र प्रदेश मॉडल ऑफर द सक्सेसफुल एग्जांपल ऑफ वाइड स्प्रेड एडॉप्शन। नेक्स्ट इज साइंटिफिक वैलिडेशन, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर ICAR का काम है टू डेवलप ए करिकुलम एंड रिसर्च प्रोग्राम टू वैलिडेट नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिस। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का यही काम है, जितना भी तुम लोग अभी नया सीड देख रहे हो सब डेवलप कर रहा है ICAR, है ना, तो उसका बोल रहा है कि आप करिकुलम एक्टिविटी बनाइए और प्रैक्टिस का एक्टिविटी बनाइए ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके। शिफ्ट फोकस ऑन फ्रॉम फूड टू न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, अभी क्या है हम लोग फोकस करते हैं फूड सिक्योरिटी पे कि हमको उतना ग्रेन अवेलेबल होना चाहिए ताकि सबको फूड अवेलेबल हो जाए। चाहे PDS के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, उतना फूड डिलीवर करते हैं ताकि सबको फूड मतलब फूड बास्केट में आए, भूखे ना रहे। हम लोग न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पे फोकस नहीं करते हैं, फूड में क्या खा रहे हो तुम,
तुम्हारा पेट भर रहा है, खाली इतना काम है अभी, लेकिन उसमें कितना न्यूट्रिशन, उस पर हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं। तो वही बोल रहा है कि आप फूड सिक्योरिटी से शिफ्ट कीजिए न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के ऊपर। ठीक, तो गवर्नमेंट का 3 इनिशिएटिव है प्रमोट करने के लिए नेचुरल फार्मिंग का। कौन कौन सा है? परंपरागत कृषि विकास योजना, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति या जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जिसको बोलते हैं, एंड नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। ये तीनों जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिशन है जो प्रमोट कर रही है नेचुरल फार्मिंग को। ठीक, चलो, बेस्ड ऑन दिस देयर इज ए क्वेश्चन फॉर यू, ट्राई दिस क्वेश्चन। हो गया? क्या हो गया? सी है। तो 1 देखते हैं, ZBNF डिस्करेजेड डीप प्लाउइंग। क्यों? हाँ सही है, ये नेचुरल फार्मिंग है तो 1 तो सही है। नेचुरल फार्मिंग क्या कर रहा है? डीप प्लाउइंग मतलब क्या है कि वो आपको पहले बोला कि टूल्स को यूज करना डिस्करेज करता है ना, वो ट्रेडिशनल टूल यूज कर रहा है, ट्रेडिशनल टूल में डीप प्लाउइंग होगा ही नहीं, तो ये तो सही है। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति स्कीम प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू फार्मर फॉर प्रमोटिंग केमिकल फ्री फार्मिंग प्रैक्टिस एंड इन इज ए सब स्कीम ऑफ। ठीक है, ये दोनों दो तो सही है। परंपरागत कृषि विकास योजना प्रमोट्स ऑर्गेनिक फार्मिंग थ्रू ए क्लस्टर अप्रोच एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल, ये भी सही है। फॉर क्या है? ZBNF एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग हैव आइडेंटिकल अप्रोच इंक्लूडिंग द इनकरेजमेंट ऑफ प्लाफिंग टिल्टिंग। ये तो गलत है, यही तो डिफरेंस है ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग में। तो 4 गलत, 4 रॉन्ग, मीन्स 1, 2 and 3 इज करेक्ट। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल मीट अगेन at the same time tomorrow. So good night to all of you.